एक और दिन, एक और आईपीओ और एक और आईपीओ एनालिसिस। नेटवेब का भी जो आईपीओ रिसेंटली आया, वहां पर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कहीं जाके 55-60% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे, बट बम्पर लिस्टिंग गेन 90% के आसपास लिस्टिंग गेन हुए। तो मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, बुलिश मार्केट है, बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। तो एक और बढ़िया सा आईपीओ आया है। अब क्वेश्चन मार्क वापस से वही बनकर आता है, आईपीओ बढ़िया है या नहीं है, लगाना है नहीं लगाना है, क्या है। यथार्थ के एनालिसिस भी मैंने डाल दिए थे 1 मिनट के अंदर, 1-1.5 मिनट के अंदर हमने क्विकली गोवा से यथार्थ के एनालिसिस करे। अब आया है एसबीएफसी आईपीओ, फाइनेंस आईपीओ। तो देखना है कि क्या लगाना है या नहीं लगाना। लगाना है तो मल्टीपल लॉट्स या मल्टीपल डीमैट से लगाना है, और नहीं लगाना है तो आगे जाकर क्या बाद में ले सकता हूं या नहीं, ये सब हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vaishne. I am a SEBI registered research analyst. Without wasting time, ये वो इधर उधर की बातें करते हुए चलते अपने एनालिसिस पर। बट यस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला था 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर अगस्त, जहां पर हमें जून जुलाई में तो बढ़िया मैसिव रिटर्न्स मिले, या हाउ टू एग्जिट स्टॉक जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है। फिर यहाँ पे नीति ने सिखाए थे स्टेज एनालिसिस। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या आया, ये नेटवेब का ट्विटर पे जो टेलीग्राम, यूट्यूब पे भी इनफैक्ट ये वीडियो डाली थी। जो लोग ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @नकुल अब आते हैं एनालिसिस पे। एसबीएफसी आईपीओ, पहले काम करते हैं, एक एक लाइन ना पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बिजनेस मॉडल क्या है, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स क्या है, प्रमोटर होल्डिंग्स, और फिर आगे बढ़ते हुए लगाना है या फिर नहीं लगाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, 15 साल पुरानी कंपनी है। इज अ सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, मतलब आप पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकते, सिर्फ वहां से लोन वगैरह ले सकते हैं। एज द नेम सजेस्ट, फाइनेंस टेकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सिर्फ जाओगे, लोन दे दो भैया, वो दे देंगे, लोन दे दो भैया, दे देंगे। ये नहीं कि जाओ और अपना पैसा डिपॉजिट कर दो, ठीक है। द प्राइमरी कस्टमर बेस ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, छोटे बिजनेस ओनर्स जैसे कि हम हो गए, विग्नरा वाले। चलो, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हो गए, एंड सैलरीड एंड वर्किंग क्लास इंडिविजुअल्स। मतलब ये उन लोगों पे फोकस कर रहे हैं जो छोटे सेक्टर वाले हैं, एमएसएमई वाले हो गए, एसएमई वाले हो गए, सैलरीड क्लास, जिनसे पैसा इजीली रिकवर किया जा सकता है। यहां पर मेन कैच ये था, क्यों बड़े एमएनसीज वगैरह में, कॉर्पोरेट्स वगैरह में या लिस्टेड कंपनीज में यहां पर एनपीए बनने का चांसेस ज्यादा है, यहां पर एनपीए बनने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स एंड लोन्स अगेंस्ट गोल्ड। लोन्स अगेंस्ट गोल्ड की भैया लो भैया मेरा सोना रख लो, पैसे दे दो, जैसे कि पुरानी फिल्मों में होता था। एक मां जाती थी और अपने गहने बेचकर अपने गहने गिरवी रख के लाती थी, कुछ उसी तरीके से। चलो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर, कि कहीं ये आईपीओ किसी से क्लैश तो नहीं हो रहा, क्योंकि यथार्थ का भी एक ओपन है भी। चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, आईपीओ ओपन होगा 3 अगस्त को यानी थर्सडे को, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की छुट्टी, और मंडे यानी कि 3 तारीख से 7 तारीख तक तो आईपीओ ओपन रहने वाला है। चलो अलॉटमेंट आएगी 10 तारीख को, 11 तारीख को यहां पे रिफंड वगैरह या अनब्लॉकिंग ऑफ फंड स्टार्ट होगा। शेयर्स आएंगे 14 तारीख को, 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे है, लड्डू मिलेंगे और झंडा फहराएंगे, और लिस्टिंग गेन यहां पर या लॉस होगा 16 तारीख को, लिस्टिंग गेन या लिस्टिंग लॉस। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस के बाद क्या क्या चल रहा है। चलिए जी, लिस्टिंग डेट जो ऑलरेडी देख ली 16/8, पता लगेगा कि इंडिपेंडेंस जिसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए। अब कई लोग बोलते हैं कि भैया ये फेस वैल्यू 10 रुपए हो, 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। फर्क कैसे पड़ता है समझाता हूं जल्दी से 1 मिनट के एग्जांपल पे। प्राइस कितना है 57, फेस वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी कहती है कि हम स्प्लिट कर रहे हैं, फेस वैल्यू करने वाले हैं 1 रुपए। तो फेस वैल्यू मान लेता कंपनी कर देती है 1 रुपए, तो ये शेयर का प्राइस हो जाएगा 5.7 और आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे, फेयर्स हो जाएंगे 10। अब इस केस में ध्यान से समझो, अब इस केस में लिक्विडिटी बढ़ गई जो एग्जैक्टली एमआरएफ में नहीं है, जिसकी वजह से वो लखटकिया बन पाया, 1 लाख का बन पाया। ये इंपैक्ट करता है लिक्विडिटी को, और कोई रीजन नहीं है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं।
अब एक इंपॉर्टेंट बात और, जो पहली बार आईपीओ लगा रहे हैं हमेशा ये जो अपर बैंड की लिमिट होती है अपर बैंड की, उस पे लगाना 57 पे। 260 शेयर्स का एक बंडल है, यानी कि ये बना 14,820 रुपए एक लॉट में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये उठा रहे हैं 1025 करोड़ 1025 करोड़ रुपीस उठा रहे हैं, जिसमें से 600 करोड़ यानी कि समवट अराउंड 58% के आसपास फ्रेश इशू है जो कि बैलेंस्ड है, और बाकी जो है 42% के आसपास ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल है, जिसमें प्रमोटर हो गए या बाकी सेलिंग शेयर होल्डर्स पार्ट ले रहे हैं। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। बैलेंस्ड अप्रोच है, डेफिनेटली थोड़ा कम हो सकता था, 70-30 हो सकता था, 75-25 हो सकता था, बट ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 2 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना उस टाइम पे, पहले दिन पे, दूसरे दिन पे, कि इंप्लॉइज का कोटा कितना फिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि भाई कितना है। अच्छा ये भी देख लेते हैं। चलो क्यूआईबी की बात करें तो क्यूआईबी को नॉट मोर देन मैक्सिमम 50% मिलेगा। तो क्यूआईबी जितना फिल करते हैं उतना ओवर सब्सक्राइब होता है, और जितना ओवर सब्सक्राइब होगा तो डेफिनेटली रिटेल को तो कम मिलेगा, बट लिस्टिंग गेन उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। रिटेल वालों को नॉट लेस देन मतलब मिनिमम 35% तो लिस्ट यहां पर मिलेगा ही मिलेगा रिटेल वालों को। चलो अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे, थोड़े से। नेक्स्ट, प्री होल्डिंग और पोस्ट होल्डिंग। पहले इनके पास है 78% जो कि कट के होने वाला है 64, बैलेंस्ड है, कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है, जब पहले से ही 64 है तो यहां पे ज्यादा नहीं, 14% 15% के आसपास ही डाइल्यूट किया है। ठीक है, हां कभी आगे जाकर नॉलेज पर्पस से बता रहा हूं, अगर कभी आगे जाकर ये 50-45 के आसपास पहुंचता है तब समझ आएगा कि मार्केट में फ्री फ्लोट बढ़ रहा है, तो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक थिंग है। चलो अब आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं क्विकली। तो अच्छा एक चीज और है इसमें, ये है मार्च एंड का ये है 9 मंथ्स का। तो अगर कोई चाहे इस कॉलम को इग्नोर भी कर सकता है और डायरेक्टली यहां से यहां तक भी आ सकता है, बैलेंस्ड है। चलो मैं हटा ही देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। एसेट्स 4200 करोड़ के एसेट्स थे, कोई खासा ग्रोथ नहीं हुई, 4230 के आसपास ही है। यहां पे 7-8% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। 4500 के एसेट्स हुए और यहां से जंप होके हो गया 5700 के आसपास, 5700 करोड़ के एसेट्स हुए। तो इस साल में तो एक डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है एसेट्स में। रेवेन्यू 444 करोड़ के आसपास, 511 एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, समवट अराउंड 15-17% के आसपास। फिर रेवेन्यू की बात करें तो नेक्स्ट ईयर में कोई खासा ग्रोथ नहीं हुई, 511 की 530। क्यों नहीं हुई वो समझते हैं, क्योंकि यहां पे अप्रैल मई में आ गया था कोविड, तो इस वजह से इस फाइनेंशियल ईयर 21-22 के आसपास कोई खासा ग्रोथ नहीं हुई। लोग बाहर नहीं निकले, ना उन्होंने लोन लिया, ना स्पेंड करा। ठीक है, फिर देखते हैं 530 से सीधा हो गया 740 के आसपास, इधर कर देता हूं। चलो वापस आते हैं, 530 से हो गया सीधा 740 के आसपास, ये मैसिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। पैट पे आते हैं, 35 करोड़ के आसपास का पैट था जो कि मार्जिन कुछ 7-8% के आसपास है। फिर 511 पर 85 करोड़ के आसपास का, तो यहां दिखाई दे रहा है कुछ अराउंड 16-17% के आसपास मार्जिन है। फिर वापस से हल्का सा हिट लिया, क्यों? क्योंकि कोविड का टाइम था, तो डेफिनेटली 2-2.5 महीने तक सैलरी तो जा ही रही है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो डेफिनेटली आ ही रही है, तो यहां मार्जिन ने हिट लिया। बट 530 से 740, 530 से 740 हो गई सेल्स, और प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो गया, 64 से 149। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो ये 20% पैट पे ग्रो कर रहा है, 20% के आसपास का पैट का ग्रोथ है। दैट्स अ मैसिव वन, फैबुलस। चलो अब यहां पर क्या है, फाइनेंस की कंपनी है तो इन्होंने यहां पर क्या है ना, एनपीए नहीं लिख रखे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, इसके ड्राफ्ट पे ही चलते हैं और समझते हैं क्या। ठीक है, अब ये हो गया, यहां पर ये इसका आ रहा है एनपीए और ये आ रहा है इसका जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो समझते हैं क्या, जल्दी से एक बारी को नजर पर मार लेते हैं नंबर्स पे। चलिए 2.28 था, यहां से बढ़ के हो गया 3.16, वहां से हल्का सा ड्रॉप आया 2.7, और वहां से और फर्दर ड्रॉप आया 2.51 के आसपास।
अब नॉन परफॉर्मिंग 2.1 हल्का सा बढ़ गया, 3 हल्का क्या अच्छा खासा बढ़ गया 50% के आसपास, फिर ड्रॉप आया 2.6 और 2.2। तो ये तो क्लियर है कि यहां पर इनके जो एनपीए है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा ये फोकस ही उन मीडियम क्लास या सैलरीड क्लास पे कर रहे हैं जहां से पैसा इजीली वापस आ सकता है। ये लोग एमएनसी वगैरह पे फोकस ही नहीं कर रहे कि भैया तुम हमारा बेड डेट कर दोगे, जेट एयरवेज सारा ये वो, उनके साथ हमको काम ही नहीं करना है। अब यहां पे अब एक प्रॉब्लम क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये आईपीओ आ रहा है 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, ठीक है। अब 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक रहेगा, बट यहां पे सबसे बड़ा एक अच्छी बात क्या हुई है वो देखना। यथार्थ का जो आईपीओ है वो पैसा यहां पर जो मेरे पास इनिशियल ऑफ रिफंड आएगा वो 3 तारीख को आएगा, तो भी मेरे पास 4, 5, 6, 7 4 दिन का टाइम होगा सोचने के लिए। जो यहां पर यथार्थ में 37 टाइम्स के आसपास पैसा ब्लॉक्ड है वो यहां से निकल जाएगा, अच्छी बात। बट बुरी बात क्या है, सेम टाइम पर आ रहा है कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ और इसकी डेट्स भी हैं 4 तारीख से 8 तारीख, तो यहां पर पैसा क्लैश होने वाला है। इसमें लगाऊं उसमें लगाऊं ये नहीं समझ आएगा लोगों को, बट डेफिनेटली मैं यहां पर वीडियो पूरा बनाऊंगा हर बार की तरह। मजा क्या आने वाला है, ये है फेस वैल्यू 1। फाइनली कैच आया जब यहां पर फेस वैल्यू 1 आने वाला है। अब आ जाते हैं इस पर कि अप्लाई करना है नहीं करना है और कितना करना है, कैसे कैसे होने वाला है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं मल्टीपल डीमैट नहीं मल्टीपल पैन अकाउंट बोलूंगा। इनफैक्ट मम्मी का, पापा का, भाई का, इसका उसका डीमैट, डिफरेंट डीमैट से अप्लाई करो ताकि यहां पर मेरे पास अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात ओवर सब्सक्रिप्शन पे, पहले तो कि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है। 25 से लेकर 35 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उस टाइम कॉनकॉर्ड भी आ रहा है तो कुछ पैसा वहां जाएगा, कुछ पैसा यहां भी जाएगा। अब आते हैं लिस्टिंग गेन पे। लिस्टिंग गेन कितना एक्सपेक्टेड है, देखो डेफिनेटली यहां पर अगर और होता 40 टाइम्स 50 टाइम्स के आसपास तो लिस्टिंग गेन और बढ़ सकते थे। क्यों? सप्लाई यहां पर है, डिमांड यहां पहुंच गई, तो लोगों जिनको नहीं मिला वो सेकेंडरी मार्केट में रश करेंगे और वहां पे जिनको मिला है वो महंगे रेट पर बेचेंगे। बट यहां पर अगर मैं लिस्टिंग गेन की बात करूं तो 40 से लेकर 60% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। अब लोग बोलते हैं कि यार ये 40 to 60 क्या ब्रैकेट है, देखो यहां पर मतलब यह कि मैं एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 40% तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दैट टू जब आपके पास कोई चार्ट नहीं है, जो पुराना सिर्फ फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे ही रिटर्न या ग्रोथ निकालकर हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि ऑन एन एवरेज 40% के आसपास लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है और अपसाइड के आसपास 60% एक्सपेक्टेड है। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है डेफिनेटली ज्यादा भी हो जाए, जैसे कि नेट वेब में हुआ जहां 55 एक्सपेक्ट कर रहे थे 90 तक चला गया, ज्यादा हो जाएगा बढ़िया है, बट उसके लिए अलॉटमेंट मिलना चाहिए और अलॉटमेंट के लिए सिंपल फंडा है मल्टीपल पैन अकाउंट से इसके उसके भाई के ड्राइवर के ये वो अप्लाई करते रहो और कोई तरीका नहीं है। ये थे एसबीएफसी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।